हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है आप सभी का। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है और इस कहानी का नाम है अद्भुत प्रेत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी यह बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं, तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देती है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू आ जाना करते थे। अधिकतर सेवाओं में पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी की याद दिला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सूखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाया, और न ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने पहली बार ही इसके बारे में सुना था, लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सारे सोखाओं पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा। और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान में कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था, जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को सुनने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगा? इस रहस्यमय प्रेत की पहचान में कौन पर से पर्दा उठाएगा? और यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। यह कहानी हमारे गांव जवार की नहीं है, यह कहानी है हमारे जिले से सटे कुशीनगर जिले के एक गांव की। यह गांव पंडरौना के पास है। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी जब मेरे जिले की नहीं है तो फिर मैं इसे कैसे सुन रहा हूँ। मान्यवर, इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है। अस्तुत इस कहानी को मैं भी अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। भूत प्रेतों की तरह से इस कहानी को रहस्यमयी बनाए जाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आ जाता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। यह कहानी घटित होने से पहले तक यह पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क बनवाते थे, काम करते थे। इनके घर के सभी लोग भी बड़े ही सुशिक्षित थे एवं सज्जन प्रकृति के आदमी हैं। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी के साथ ही साथ बहुत ही धर्मनिष्ठ है। एक बार की बात है कि पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनवाया था और यह जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठ गए। पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें, फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब यह खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए। और तो और यह खाना भी आदमी जैसा नहीं, निशाचरों जैसे खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डर कर वहाँ से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला कि उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाएं, और सुबह होते ही इनको
पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति इनके छोटे भाई चुपके से इनके पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम की बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम की नीची झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उनमें आ गया हो। डालियों को टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मानौल की, तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझ पाती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चों को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घरवाले की चैन और नींद हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों के संपर्क भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी को कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सहकते में डालते ही रहते हैं। डॉक्टर से दिखने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला रहा, पर पंडित जी की हालत में सुधार नमरात भी नहीं हुआ। हाँ, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई थी और वह यह कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाओ, इसीलिए अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इससे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी सी गई तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वालों ने उस जवार में जितने सोखा पंडित हैं उन सबको संपर्क करना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूंक किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी जवार क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास पहुंचे। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़ के जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें
जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सूखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वही उस सूखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर लगे मारने। सूखा की सारी सेखी रफू चक्कर हो गई थी और वह गिड़गिड़ाने लगा था। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सूखा की जान बचाई। पंडित जी दोबारा सूखा की पिटाई की खबर आग की तरह पूरे जवार क्या फैल गई, जिले में फैल गई। अब तो कोई सूखा या पंडित उस पंडित जी से मिलने तो दूर उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इस दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचा गया, पर देवी माँ जिस महिला के ऊपर वास करती थी, उस महिला ने देवी वश के समय ने साफ मना कर दिया कि वे ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह भी लगना नहीं चाहती। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले कि जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है वह मुझे क्या भगाएगी। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा कि यह कौन है, यह भी पहचानना मुश्किल है। आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाइए, हो सकता है कि यह इस पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घरवाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों जैसे महोर, विंध्याचल, काशी, थावे, कुछ नामी मजार आदि और पर ले गए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर तीर्थ स्थान घूमने के बाद भी जब वह प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा तो पंडित जी के घर वाले घर पर ही प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ करने लगे। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्ताहशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वाले को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगाएं दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यह इच्छा है तो एक एक क्या हम लोग 11 पीपल का पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए। इधर उधर से खोजकर एक एक पीपल का पेड़ लगाएं और पंडित जी से बोलें कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाए रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे। अब वे अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में ले लिया और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिया। शायद इन तीनों सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई महीनों लगा देते। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, माँ मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है और इस रात में आप कहाँ जा रहे हैं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ और वहाँ भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वाले को जगाओ ताकि जाने से पहले मैं उन सबको भी मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी के आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और वे पंडित जी का पैर पकड़कर खूब तेज से रोने लगी। अब तो पंडित जी की पत्नी के रोने की आवाज सुनकर घर के लोग ऐसे ही भयभीत हो गए और दौड़ दौड़ कर भाग कर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। अरे यह क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि पंडित जी तो मुस्कुराए जा रहे थे। घरवाले ने पंडित जी की पत्नी को
चुप कराया और रोने का कारण पूछा। पंडित जी की पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के इस सदस्य पंडित जी को छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप लोगों को कष्ट देने कभी नहीं आऊँगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे? इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले, मैं ब्रह्म प्रेत ब्रह्म पिशाच हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था, इसीलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी। पर तुम लोगों की अच्छाई से मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इसी घटना के बाद से वे ब्रह्मप्रेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके थे। और आज भी पंडित जी, उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुख समृद्ध है। पर ब्रह्मप्रेत महाराज के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें और विशेषकर उन सुखाओं के जहन में जिनका पाला इस ब्रह्मप्रेत जी से पड़ा था और जिसके चलते इन सुखाओं ने अपनी सुखागिरी छोड़ दी थी। एक निवेदन करता हूँ, प्रेत बनकर नहीं आदमी बनकर एक तो पेड़ काटे ही नहीं, और अगर मजबूरी में काटना भी पड़ जाए तो एक के बदले दो लगा दीजिए ताकि मेरा घर बचा रहे और आप लोगों का भी। क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ काटते रहें तो एक दिन प्राकृतिक असंतुलित हो जाएगी और शायद न आप बचेंगे न आपका घर भी। एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक तो काटना नहीं, और अगर काटना ही हो तो उसके पहले 10-20 पेड़ लगा देना। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही कहानी अगले कहानी में।